करते हैं बांग्लादेश की। आखिरकार बांग्लादेश पर भारत का दबाव काम आया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब स्वीकार किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। हालांकि अंतरिम सरकार जो आंकड़े दे रही है वो हकीकत से काफी दूर है। इस सब के बीच भले ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार थोड़ा नरम हुई है, लेकिन सरकार में पर्दे के पीछे काम कर रहे कट्टरपंथी अभी भी पहले की तरह सक्रिय हैं। अगस्त में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बेलगाम हुए कट्टरपंथियों का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि दशकों से भारत के साथ बांग्लादेश के मधुर संबंध न सिर्फ अचानक कड़वाहट में तब्दील हो गए, बल्कि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया भयभीत है। खुलेआम हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा, लेकिन बांग्लादेश की सरकार सब कुछ सामान्य बताकर भारत विरोधी ताकतों को शह देती रही। हिंदुओं पर हमले की भारत बार बार निंदा करता रहा। आखिरकार विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका पहुंचे और हिंदुओं की सुरक्षा व दोनों देशों के संबंधों समेत तमाम मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब इसका असर भी दिखाई देने लगा है। जो यूनुस सरकार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को अब तक नकार रही थी, अब उसने स्वीकार किया है कि अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। हालांकि ये मामला 5 अगस्त से 22 अक्टूबर तक का ही है। मामले में अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बांग्लादेश संघबाद संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनामगंज, नरसिंहडी, चटगांव और ढाका में हाल ही में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। लिहाजा इसकी आधिकारिक संख्या और बढ़ सकती है। भले ही सरकार का रुख थोड़ा नरम पड़ा हो, लेकिन वो ताकतें उसी तरह सक्रिय हैं जिन्होंने बांग्लादेश को इसी स्थिति में पहुंचाया है। बीएनपी से जुड़े संगठनों ने भारत के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकाला। इस बीच राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। इधर भारत में बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग शहरों में भीषण प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी इनकी आवाज बुलंद हो रही है। टोरंटो में बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे अत्याचार का विरोध किया। मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की गई। और आइए इस मामले पर हम अपने विशेष मेहमान से बात करेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, जेएनयू से जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहला सवाल यही हम पूछना चाहेंगे कि जो अब आंकड़ा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से दिया गया है, उन्होंने कहा कि 88 ऐसी घटनाएं हुई हैं हिंदुओं के खिलाफ, और पहले तो वो मानते भी नहीं थे कि ऐसी कोई घटनाएं वहां पर हुई हैं। आप क्या कहेंगी, जो भारत सरकार का रुख रहा है और हाल ही में विदेश सचिव गए थे ढाका, ये दबाव अब कहीं ना कहीं काम आ रहा है? बिल्कुल। और शुरुआत में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की इन पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो बांग्लादेश को यदि हम देखें तो ये वो देश रहा है जिसकी मुक्ति में भारत का सबसे बड़ा हाथ रहा है। मुक्ति वाहिनी को जिस प्रकार से भारत ने अपना सहयोग दिया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करा करके और एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करवाया, और जिस तरह से शेख हसीना के रिजीम में हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए थे। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अनफोल्ड हुए, और कैसे शेख हसीना को सबसे पहले तो सत्ता से बेदखल किया गया और चरमपंथियों ने अपनी एक वहां पर इंटरिम सरकार न सिर्फ स्थापित कर ली, वहां पर जो हिंदू माइनॉरिटीज और दूसरे धर्म के भी जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश में रह रहे हैं, और इनका अच्छा खासा प्रतिशत है बांग्लादेश में। पॉपुलेशन का यदि हम परसेंटेज देखें तो 27 से 30% है, और इन पर जिस प्रकार के जुल्म किए जा रहे हैं और जो बांग्लादेशी सरकार जिस प्रकार से दबाव बनाया गया। अभी मिस्त्री जी बांग्लादेश गए थे और फिर दोनों के ही डेलीगेशंस, दोनों सरकारों के बीच में बातचीत हुई, तो कम से कम बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है वो ये अब कन्फेस कर रही है कि वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन नंबर्स तो अभी भी छिपाए जा रहे हैं। हम सभी जान रहे हैं कि जिस प्रकार का प्रतिशत है वहां पे माइनॉरिटीज का, और विशेषकर हिंदू माइनॉरिटीज का, और जिस तरह से भारत को अब एक आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती देखनी पड़ रही है, जिस तरह से लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके इधर आना चाह रहे हैं, अपनी जान बचाना चाह रहे हैं,
इलीगल इमिग्रेशन और रिफ्यूजीज की समस्या जो हमें आगे चल के अब हमको उसका भी कहीं ना कहीं एक समाधान ढूंढना पड़ेगा, हमको देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़ा तो निश्चित तौर पर हम सभी जानते हैं कि बहुत कम बताया जा रहा है, लेकिन ये देखना फिर भी ठीक लग रहा है कि कम से कम सरकार इस बात को मान रही है कि वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और बात दबाव बनाने की नहीं है, बांग्लादेश जैसे देश को यह समझना चाहिए कि जब जब आवश्यकता पड़ी है, भारत एक बहुत अच्छे पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। और अब पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने की जो बात बांग्लादेशी ये इंटरिम सरकार या बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं आगे चल के बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। यही जो आपने कहा, इसी पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि क्या स्थिति है बांग्लादेश में अगर कट्टरपंथ बढ़ता है, जो अभी वहां पर अंतरिम शासन है उसके पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कट्टरपंथी काम कर रहे हैं, जमात काम कर रही है, दूसरे जो संगठन हैं हिजबुत तहरीर जैसे संगठन हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, तो ये कट्टरपंथ अगर वहां पर बढ़ता है तो ये बांग्लादेश के लिए कितना खतरनाक है? अफगानिस्तान जैसा देश हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है, किस प्रकार का देश था 70 के दशक में हमने देखा, और उसके बाद जब यहाँ पर तालिबान फलने फूलने लगा तो फिर आज क्या स्थिति हम ये भी देख रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या स्थिति है, बांग्लादेश आज पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है, लेकिन एक समय पाकिस्तानियों ने, उस समय जो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, तो यहाँ के लोगों की क्या स्थिति की थी, क्या हालत की थी, क्या बांग्लादेश के लोग इस इतिहास को भूल गए हैं? तो जब जब कट्टरपंथ या चरमपंथ प्रजातंत्र पर हावी होगा और बांग्लादेश में जिस प्रकार की हमें अभी हाल फिलहाल स्थितियां देखने को मिल रही है, इसका खामियाजा देखिए बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक तो पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी अगर बढ़ाई तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर तो अटैक बांग्लादेश में हो ही रहा है, जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। देखिए, एक समय बांग्लादेश बहुत तेजी से उसका जीडीपी बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रजिस्टर कर रहा था। हाल फिलहाल क्या स्थितियां हैं, इस प्रकार के कट्टरपंथ को बढ़ता देखकर वहां पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज से वहां पर एस्टेब्लिश हुई आकर के, वो सब धीरे धीरे बांग्लादेश से हट रही हैं और अब वो भारत में आकर के कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रही है। तो मैं ये एक उदाहरण दे रही हूं कि कैसे, ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे और दसियों एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, बांग्लादेश के लिए गंभीर चुनौतियां बन जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से फिर चीन जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश पे नजरें गड़ाकर बैठा है। हमारे आसपास पहले हम देख रहे हैं नेपाल के साथ चीन ने क्या किया है, श्रीलंका के साथ चीन ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ चीन ने क्या किया। तो यदि बांग्लादेश अब आगे चल करके इस प्रकार के कट्टरपंथ की वजह से इन तमाम कॉन्स्पिरेसीज का शिकार होता है, तो ये एक बड़ी डिप्लोमेसी का शिकार होगा और न सिर्फ अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को खोएगा, ट्रेड के, इकोनॉमिक के क्षेत्र में फिर एक बड़ा नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से फिर बांग्लादेश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आगे चल करके आएंगे। तो हाल फिलहाल की जो टेक्टिकल मुझे इश्यूज दिख रहे हैं वो भारत के लिए दिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हम जब स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं, सामरिक दृष्टि से देखते हैं, तो बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौतियां फिर हम लोगों को दिखाई पड़ती। एक सवाल और आता है कि अगर हम बांग्लादेश की आवाम की बात करें तो बांग्लादेश में जो अधिकतर आवाम है वो भारत को पसंद करती है, भारत के साथ संबंधों को बढ़ाना पसंद करती है, लेकिन इस सब के बीच वहाँ पर क्या हो रहा है कि अंतरिम सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावना भड़काने की कोशिश कर रही है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? निश्चित तौर पर हाल फिलहाल वहां पर जिस प्रकार की एक विचारधारा का या जिस प्रकार के लोगों का कब्जा है सरकार पर, तो हम देख सकते हैं कि शेख हसीना के लिए भी किस प्रकार की स्थितियां बनी और फिर उनको कहीं ना कहीं जो है फिर सत्ता से तो उनको बेदखल किया ही गया। एक जो सीधे सीधे डेमोक्रेसी पे अटैक हुआ इसके माध्यम से, और निश्चित तौर पर भारत विरोधी सुर हमने देखे जो अब हर दिन और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो सुर है ये निश्चित तौर पर जनता को भी कहीं ना कहीं तो बाय एंड लार्ज प्रभावित करते ही हैं। और आज ही कुछ मैं वीडियो क्लिप्स देख रही थी कि वहां के जो एकेडमिशियंस हैं वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देने के लिए आगे आ गए हैं कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को हाथ बढ़ाना चाहिए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेकर समझौते करने चाहिए, और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ वहां की जनता से कुछ टिप्पणियां आ रही हैं। लेकिन अतीत में हमेशा इसलिए कह रही हूं कि बांग्लादेश के लोगों को अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत कैसे एक सशक्त और एक भरोसेमंद पड़ोसी देश के रूप में हमेशा बांग्लादेशियों के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक अंतिम बांग्लादेशी भारत के ज्यादा करीब है जी। अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि जल्द से जल्द वहां पर चुनाव कराए।
बांग्लादेश की जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, दोनों मांग कर रही हैं कि वहां पर चुनाव कराएं, लेकिन ये बिल्कुल चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और इनके साथ मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अगर आप देखें, कोई ज्यादा चिंता है नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसको लेकर के, जबकि होनी चाहिए। आपने ये बहुत अच्छा बिंदु उठाया, क्योंकि बीते कुछ हफ्तों से जिस प्रकार से ये तमाम इवेंट्स अनफोल्ड होते चले आ रहे हैं, हमने देखा इस्कॉन पे जिस तरह से हमले हुए, भारतीय संस्कृति पे जो हमला हो रहा है, भारतीय पुजारी को जिस तरह से डिटेन करके रखा हुआ है, और जिस तरह की स्थितियां हम गंभीर होते हुए देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अलग अलग देशों में जाकर के ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि भाई, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ या जो दूसरे धर्म की माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ वहां जो बर्ताव हो रहा है, उस पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आगे आना चाहिए, और इस पर एक बांग्लादेश पर ये तो नहीं कहूंगी दबाव बनाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के कुछ डायरेक्टिव्स देने चाहिए कि वहां पर लोगों के ह्यूमन राइट्स और प्रजातांत्रिक मूल्य बहाल रखे जाएं। और ये बहुत आप इंपॉर्टेंट बिंदु उठा रहे थे कि इंटरिम सरकार को चाहिए था कि जल्दी से जल्दी चुनाव होकर के और वहां पर नई सरकार बने, लेकिन मुझे ऐसा आप कट्टरपंथी ताकतें तो करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जहां कट्टरपंथ होगा, जहां चरमपंथ होगा, वहां पर आप ये चुनाव या जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनको फिर आप कहीं ना कहीं दरकिनार देखेंगे। पाकिस्तान इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है अंशु जी।